सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की गजल की इन पंक्तियों को दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी? 18वीं लोकसभा के बजट सेशन में कल नई संसद में जब राहुल गांधी किसानों के प्रतिनिधियों से मिल रहे थे तो निश्चित रूप से उनका मकसद दिल्ली की सीमा पर अपनी मांगे लेकर आए किसानों के मुद्दे को देश के सामने लाना रहा होगा। लेकिन मोदी सरकार के दूसरे टर्म में जो लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर सड़कों पर बैठे रहे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और जिनसे न मिलने के कारण प्रधानमंत्री की आलोचना भी हुई थी, और पिछले कई महीनों से जो किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं और जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है, नेता प्रतिपक्ष ने संसद पर उनसे मुलाकात करके क्या देश को यह संदेश तो नहीं दिया कि संसद की राजनीति अब सड़कों से निर्धारित होगी और देश की संसद को सड़कों पर चलने वाली जनता की तकलीफों को, दुख दर्द को, उनके रोजमर्रा के जीवन को देखना होगा और उसी के मुताबिक इस देश की नीतियां बनानी होगी। क्या संसद के सामने किसानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी का मकसद यही संदेश देश को देना था? इस पॉडकास्ट में हम इसी मसले पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट। इस चैनल पर मैं आपके साथ देश और दुनिया के बदलाव के ट्रेंड को समझने की कोशिश करता हूं। इसके लिए आपका मेरे साथ बने रहना बेहद जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुष्यंत कुमार की गजल की जिन पंक्तियों से मैंने शुरुआत की थी, उसी गजल की दूसरी पंक्तियां हैं। हर शहर में, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर हाथ होना चाहिए। 2019 के चुनाव में जब प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने देश को विपक्ष मुक्त करने का इरादा जताया था, क्योंकि देश की संसद में विपक्ष का अस्तित्व लगभग खत्म सा हो चला था। विपक्षी सांसदों की संख्या लगभग नगण्य सी हो गई थी। ऐसे में 2.5 साल पहले जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर मणिपुर से महाराष्ट्र तक इस देश की सड़कों की खाक छानी, सड़क से सरोकार रखने वाली जनता के दुख दर्द को सुना और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राजनीति के सामने विपक्ष को संसद में लाकर खड़ा कर दिया। 2024 के चुनाव में करीब करीब भारतीय जनता पार्टी की बराबरी के साथ विपक्षी सांसद लोकसभा के बजट सेशन में बजट को लेकर बहस करते हुए देखे जा रहे हैं और विपक्षी दलों से आए हुए एक से एक नेता संसद में सत्ता पक्ष को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि पिछले कई सालों की राहुल गांधी की राजनीति दरअसल सड़क से सरोकार रखने वाली जनता के दुख दर्द को, उसकी राजनीति को संसद में लाने की थी। और जो विपक्ष आज संसद में गरजते हुए देखा जा रहा है, अपने अपने चुनावी क्षेत्रों की जनता की तकलीफों को बताते हुए देखा जा रहा है, उसके पीछे दरअसल सड़क की वही राजनीति थी। तो ऐसे में क्या हम मान सकते हैं कि कल जब राहुल गांधी इन किसानों से मुलाकात कर रहे थे तो दरअसल उन्होंने सड़क की उसी राजनीति को संसद के भीतर लाने की शुरुआत की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में अपने प्रचार अभियान के बीच अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किसानों के लिए न्याय की बात की थी और उन्होंने एमएसपी को लीगल गारंटी की अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार न बनने पर भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा था कि वे अपने मैनिफेस्टो की योजनाओं को लागू करवाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम मान सकते हैं कि पिछले कई सालों से जो किसान प्रतिनिधि संसद तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते आ रहे थे, उन्हें कम से कम प्रतीकात्मक रूप से ही सही संसद के सामने खड़ा करके राहुल गांधी ने एक नई राजनीति की शुरुआत की घोषणा कर दी है? तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सड़क की वह राजनीति अगर संसद के सामने आ जाए, सड़क से सरोकार रखने वाले लोगों की दुख दर्द अगर संसद में गूंजने लगे, तो आखिर नीतियां क्या होनी चाहिए? क्या मौजूदा बजट जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, क्या वह जनता की और सड़क से सरोकार रखने वाले लोगों की भाषा को, दुख दर्द को सरकार की नीतियों से जोड़ पाने में सफल है?
इस दिशा में अगर सोचें तो हमें 2-3 चीजों की याद आती है। सबसे पहली चीज, जिस रेलवे के नाम पर मोदी सरकार की सत्ता में आने से पहले एक अलग बजट हुआ करता था, जिसे रेल बजट कहा जाता था, जो मुख्य बजट से एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता था। इस बजट सेशन में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया और जो भाषण दिया, उस पूरे भाषण को अगर देखें, उसके डॉक्यूमेंट को अगर पढ़ें, तो उसमें रेलवे का जिक्र सिर्फ एक बार आता है, और वह भी जिस संदर्भ में आया है वह रेलवे से जुड़ी नीति से नहीं है। वह आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन को लेकर एक वायदे में उल्लेख किया हुआ शब्द है कि आंध्र प्रदेश में एक विशेष औद्योगिक कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार सड़क, रेलवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में मदद करेगी, उसके लिए फंड देगी। इसके अलावा बजट को लेकर अपने पूरे भाषण में वित्त मंत्री ने रेलवे का जिक्र एक बार भी नहीं किया। कम से कम उस डॉक्यूमेंट में तो ऐसा ही है। जिस रेलवे को इस देश की लाइफलाइन कहा जाता है, कई करोड़ यात्रियों को यह रेलवे रोजाना ढोती है, जिसमें इस देश के करोड़ों मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, श्रमिक और मध्यवर्गीय जनता जाती है। उस रेलवे को लेकर केंद्र सरकार के वित्त मंत्री की बजट घोषणाओं में उल्लेख तक नहीं है। तो इस संसद में बन रही नीतियों में उस सड़क को, उस रेलवे को, उस आम जनता को आखिर कहां ढूंढा जाए? आर्थिक रूप से सबसे निचले तबके की जनता जिस रेलवे के जनरल क्लास में, स्लीपर क्लास में सफर करती थी, हर ट्रेन में उस स्लीपर क्लास की बोगियों को घटा दिया गया है और उसके बजाय एसी की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसकी शिकायत आए दिन यात्रियों की तरफ से की जाती रही है। तो क्या हम मान सकते हैं कि देश के इस बजट में या इस संसद में उस जनता की आवाज पहुंच रही है? 10 साल पहले जो रेल बजट पास किया जाता था, जिसमें ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाती थी, ज्यादा से ज्यादा वे ट्रेनें जिसमें आम जनता सफर करती है, पिछले 10 सालों में जिन ट्रेनों की संख्या बढ़ी है वे ट्रेनें हैं वंदे भारत या इसी तरह की प्रीमियम ट्रेनें हैं, जिसमें इस देश का किसान, श्रमिक, गरीब आदमी सफर नहीं कर सकता। बात अगर हम रोडवेज को लेकर करें, जिसके बारे में घोषणाएं पिछले 10 सालों में लगातार यह संसद करती रही है, देश के तमाम राज्यों में हाईवे बनाए गए हैं, कॉरिडोर बनाए गए हैं, लेकिन जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती हैं, जनता का सरोकार जिन सड़कों से है, उन सड़कों की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश को अगर घूम लिया जाए तो इसकी हकीकत सामने आ जाती है। सड़क पर चलने वाली जनता का सरोकार, रेलवे में चलने वाली जनता का सरोकार, किसानों का सरोकार, श्रमिकों का सरोकार जिन नीतियों से है, जिन मुद्दों से है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हाईवे के बनते हुए भी जहां माना जाना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट सुगम हुआ है, वहां आखिर चीजों के दाम अगर बढ़ते हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? महंगाई अगर वहां बढ़ती है, हम मान सकते थे कि ट्रांसपोर्ट की सुगमता की वजह से खाद्य वस्तुओं या दूसरी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती होगी, उनका खर्च घटता होगा। लेकिन अगर बाजार में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है तो ऐसे हाईवे या ऐसे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा किसको है? यह सवाल जनता के जहन में उठने लगा है। सड़क पर चलने वाली जनता का सरोकार जिस शिक्षा व्यवस्था से है, उस शिक्षा व्यवस्था के लिए इस बजट को लेकर भाषण में वित्त मंत्री ने ज्यादा जिक्र तक नहीं किया। शिक्षा से जुड़े उनके तमाम दावों का पूरा केंद्र प्रोफेशनल ट्रेनिंग को लेकर था, लेकिन जो मूलभूत शिक्षा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, यूजीसी को दिए जाने वाले ग्रांट में, जो ग्रांट इस देश की उच्च शिक्षा की दशा और दिशा को निर्धारित करती है, उसमें कटौती की गई है। जहां इस देश की गरीब, आम, मध्य वर्गीय जनता के बच्चे जिन सरकारी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां लेते हैं, जिन सरकारी कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन्हें फंड उपलब्ध कराने वाले यूजीसी के ग्रांट में कटौती की जाती है। तो इसके पीछे क्या सड़क के हितों की साधना हो रही है? अगर संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने नीट, नेट और दूसरे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर इस देश की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों के एक तबके में यह धारणा पैदा हो रही है, वे ऐसा मानने लगे हैं कि इस देश में अगर पैसा है, धन है, तो इसकी परीक्षा व्यवस्था को खरीदा जा सकता है। अगर यह सच है तो फिर इस शिक्षा में जो ऊंची आय वाली नौकरियां हैं, वह चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऐसी डिग्रियां लेनी है, क्या आम जनता के बच्चे ले सकते हैं, या वह भी इस तरह के पेपर लीक या दूसरे तमाम उपायों से सिर्फ पैसे वालों के हाथ में चली जाएगी? यह सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर इस संसद में बजट में घोषणा की जाने वाली नीतियों में इस देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस योजना नहीं दिखती है। तो इस संसद में क्या सड़क को अपनी जगह से उठकर आने की जरूरत नहीं है? अगर रेलवे को छोड़ दें, रोड को छोड़ दें, शिक्षा को छोड़ दें, करोड़ों की संख्या में जो आबादी गाँव
गाँव में रहती है, जिसमें खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, उस ग्रामीण आबादी के लिए, वहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए, जहाँ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल रही है, वहाँ मनरेगा को और बेहतर बनाने या वैसी किसी और योजना की घोषणा या उसके बारे में चर्चा या बहस नहीं है, तो क्या उस संसद में गांव की आवाजों को उठकर गूंजने की जरूरत नहीं है? और अगर जरूरत है तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि उस शिक्षा को लेकर, रेलवे और सड़क के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे जनता का कितना फायदा हो रहा है यह मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि यह देश के बड़े बड़े ठेकेदारों की फाइनेंशियल रिपोर्ट को मजबूत करती चली जा रही है। आरोप लग रहा है कि इस बजट में देश की मूलभूत समस्याओं को लेकर, रोजी रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, किसानों को लेकर, मध्यवर्गीय जनता को लेकर, उनके जीवन में राहत लाने की कोई कोशिश नहीं है और न ही कोई दृष्टि है। और आरोप लग रहा है कि यह बजट भी दरअसल अपने चहेते कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने और सबसे बड़ा फायदा उन दलों को पहुंचाने का है जिनके समर्थन पर यह सरकार टिकी हुई है। तो आखिर उस रेलवे, उस सड़क और उस ग्रामीण आबादी को लेकर राहुल गांधी के पास क्या सोच है? अगर वे सड़क को संसद बुलाना चाहते हैं तो इस दिशा में राहुल गांधी को अपनी नीतियों को भी स्पष्ट करना होगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव पेश किया है, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध कर्नाटक में चल रहा है और इस मामले में सोशल मीडिया पर इसके पहले भी भारी विरोध हो चुका है। कर्नाटका की सरकार आईटी सेक्टर के लिए 14 घंटे के ऑफिस आवर की योजना का बिल लेकर आई है। बता दें कि इसके बारे में सबसे पहले शुरुआत मोदी सरकार से घनिष्ठता रखने वाले नारायण मूर्ति ने की थी और जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। आरोप लगा था कि नारायण मूर्ति इस देश के आईटी सेक्टर में या दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में दास प्रथा को लागू करने की पैरवी कर रहे हैं। और पिछले विधानसभा में कर्नाटक की जब सरकार बदली तो कांग्रेस सरकार की तरफ से इसका बिल पेश किया गया है। हालांकि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के लेबर मिनिस्टर और दूसरे मंत्रियों ने यह सफाई दी है कि यह बिल कांग्रेस सरकार का नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों के दबाव पर लाया गया है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस को भी साफ करना होगा कि इस देश में श्रमिकों, किसानों, आईटी या दूसरे सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों के लिए उसके पास क्या वही नीतियां हैं जो भाजपा सरकार की हैं? लेकिन इतना साफ है कि संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसानों को खड़ा करके देश के सामने और इस सरकार के लिए भी एक संदेश साफ साफ दिया है कि वक्त आ गया है जब सड़क से इस संसद की नीतियां निर्धारित हो, जब सड़क की आवाज इस संसद में गूंजे और सड़क से वास्ता रखने वाले लोगों का दुख दर्द, उनकी तकलीफों, उनके हक और अधिकार की बात संसद में हो। इस पॉडकास्ट में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।